हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और यहां पर मैं आपको आप लोगों की एफआईआर के 5 लूप होल्स बताने वाला हूं, जिसके आधार पे आप इस एफआईआर से बाहर आ सकते हैं, अपने मुकदमे को बहुत ही इजीली डील कर सकते हैं। लूप होल बताने के बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप उन लूप होल के बेस पे इन चीजों से बाहर भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी लोगों के लिए जिन पर गलत एफआईआर दर्ज हुई है, चाहे वो 498 ए की हो, चाहे वो किसी अदर सेक्शन में हो। क्योंकि जो चीजें मैं बताने वाला हूं ये हर मामले पर लागू होती हैं, 498 पे भी, 420 पे भी, 376 पे भी, 377 पे भी, 354 पे भी, सब पे। तो चाहे आपकी एफआईआर कैसी भी है, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमें भी प्रेरणा मिलती रहे भाई कि हम रोज आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेकर के आते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम पहले पॉइंट समझते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, अगर एफआईआर गलत दर्ज होती है, गलत तथ्यों के आधार पर दर्ज होती है, तो उस केस में क्या होता है, एफआईआर के अंदर एक बनावटी कहानी लिखी होती है। और जब भी कोई व्यक्ति बनावटी कहानी लिखता है तो उसको एक डर होता है कि जो मैं लिख रहा हूं, अगर इस समय पे कोई व्यक्ति किसी और जगह हुआ तो क्या होगा। तो वो इस चीज से बचने के लिए जो घटनाक्रम होता है उसमें डेट और टाइम मेंशन नहीं करता, या कई बार टाइम मेंशन नहीं करता, डेट मेंशन कर देता है। तो इस प्रकार से अगर आपकी एफआईआर में हो रखा है तो इस पॉइंट को आप अलग से नोट कर लें कि भैया इसमें डेट टाइम नहीं है, या फिर डेट है और टाइम नहीं है। दूसरी चीज, इसमें अधिकतर लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अधिकतर मैट्रिमोनियल मामलों में ऐसा होता है, या फिर अदर मामलों में भी ऐसा हो सकता है कि भाई इसको भी लपेटना है तो चलो उसका नाम भी डाल दो। तो जहां पर एफआईआर में मल्टीपल नेम्स होते हैं, वहां पर क्या होता है कि एलिगेशन, जो आप एफआईआर को पढ़ेंगे कई बार देखते हैं कि नाम तो लिखे हैं 10 लोगों के, लेकिन जो एलिगेशन है वो तो 2 ही लोगों पे है। बाकी के जो 8 लोग हैं उनका कोई रोल ही नहीं है। बस ये दिखा दिया कि उन 8 लोगों ने मुझे धमकी दी या उन 8 लोगों ने मुझे प्रताड़ित किया। ये कोई एलिगेशन नहीं हुआ, क्योंकि आपने उन 8 लोगों के लिए स्पेसिफिकली कुछ बोला ही नहीं है कि वो लोग कब आए, उन्होंने कैसे आपको प्रताड़ित किया, कैसे आपको मारा पीटा, या कैसे क्या किया। उनका कोई रोल कहीं पे मेंशन नहीं है। तो इसको भी, इस पॉइंट को आप अलग से नोट डाउन कर लो। ये भी आपकी एफआईआर का एक बहुत बड़ा लूप होल है। अब दोस्तों, कई बार होता है कि आप लोगों को फंसाने के उद्देश्य से एफआईआर में गलत सेक्शन लगा दिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई छोटे सेक्शन होंगे तो आसानी से बेल मिल जाएगी, बड़े सेक्शन होंगे तो बेल नहीं मिलेगी। तो ये सोचते हुए उसमें कई बार सेक्शन 377 लगवा दिया जाता है, कई बार सेक्शन 354 लगा दिया जाता है, और कई बार दोस्तों 376 अपन 511 भी लगा दिया जाता है। कई बार 312 313 लगा दिया जाता है। और ये जो सेक्शन होते हैं मैक्सिमम मामलों में से लगाए जाते हैं ताकि इनको बेल में दिक्कत आए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इतने बड़े सेक्शन लगा रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको कुछ एविडेंस भी देना पड़ेगा। अब आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, अगर ऐसा कोई भी सेक्शन आपके ऊपर लगा हुआ है जो घटना पूरी तरह से झूठी है और उसका कोई एविडेंस आपको पता है सामने वाली पार्टी के पास नहीं है, तो ये आपकी एफआईआर का अगला बड़ा लूप होल है। इसको भी अलग से नोट डाउन कर लें। इसके अलावा अगला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि अगर 5-6 एक्यूज पर्सन के नाम दिखाए हुए हैं तो उस घटना की दिनांक पर उन सारे पर्सन की लोकेशन क्या थी। और अगर ऐसा होता है कि एक की भी या 2 की भी या कुछ और लोगों की लोकेशन डिफरेंट है, घटना दिखाई जा रही है मुंबई की लेकिन उस समय पे वो दिल्ली में थे, तो फटाफट उनकी सीडीआर लोकेशंस आप निकलवा लो। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 लोगों के खिलाफ गलत लिखवाया है तो फिर 4 लोगों के खिलाफ भी लिखाया जा सकता है, और आगे जाकर के जब अपर कोर्ट्स में आप जाते हैं तो भी ये चीज आपके बहुत काम आएगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार ऐसा होता है दोस्तों, परेशानी तो करना है। अब दोस्तों, अगर मैट्रिमोनियल मामले का उदाहरण लें तो हमारे पास ऐसे कई सारे मामले आए जहां पे लड़की ने पहले तो अपने ससुराल में ही मामला दर्ज करा दिया। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने घर से निकल के सीधा थाने पे गई, उसने बोला मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, वहां पे एक एफआईआर दर्ज करा दी। उसके अगले दिन या सेम डे पे वो अपने मायके चली गई। फिर किसी ने सजेस्ट किया कि भाई ये तुमने वहां पे क्यों करा दी, यहाँ पे कराती तो उनको ज्यादा हेरेसमेंट होता। फिर उसने एक एप्लीकेशन अपने यहाँ भी दे दी और वहां पर भी सेम इंसिडेंट के बेस पे एक और एफआईआर दर्ज करा दी। एक दोस्तों मामला है कि मैं टच में हूं, वो मामला एमपी मध्य प्रदेश का है, वहां पर लड़की ने सेम किया हुआ है। एक मुकदमा एमपी में दर्ज कराया, एक मुकदमा फिर जाकर के अपने मायके में दर्ज करा दिया। 2 एफआईआर चल रही है 498 की। और दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि सेम इंसिडेंट के बेस पे 2 एफआईआर नहीं चल सकती, 2 मुकदमे नहीं चल सकते। इस पर अभी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है, मिस्टर मोनीशंकर हाजरा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स। इस केस में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्लियर किया है कि सेम इंसिडेंट के आधार पे 2 एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। तो यदि किसी के भी साथ ऐसा हो रखा है कि सेम इंसिडेंट के बेस पे उसकी 2 एफआईआर दर्ज है, ये 2 मामले दर्ज हैं, एक कोर्ट में चल रहा है और एक जो है पुलिस के थ्रू एफआईआर दर्ज की गई है, तो ऐसे मामले में जो जजमेंट मैंने आपको बताया इसका रेफरेंस लेकर के आप एक एफआईआर को कैंसिल करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको 4-5 टेक्निकल चीजें बताई जो कि 498 के मामले में अधिकतर होती हैं। अब 498 के मामले को पुलिस में डील कैसे करना है। अब आप कहते हैं, कई बार आपकी शिकायत होती है कि सर हम जाकर के आईएएस आपको सब कुछ बता रहे हैं बट वो तो सुनते ही नहीं है।
हम सारे एविडेंस भी दे रहे हैं लेकिन वो लेते ही नहीं है। तो ऐसे केस में आपको सिंपल एक काम करना है, जितने भी आपके एविडेंस हैं उन सारे एविडेंस को आप स्पीड पोस्ट के थ्रू आईओ साहब को भेजो। आईओ साहब का नाम तो आपको पता ही होता है, थाने का नाम पता ही होता है, उनके नाम से एक स्पीड पोस्ट कर दो। स्पीड पोस्ट की रसीद आपके पास आ जाएगी और 2 दिन के बाद उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी आपके पास आ जाएगा कि आईओ साहब को मिल गया है। वो चीज आप संभाल के रखिए। अब जब एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आईओ साहब के पास जाएंगे तो उसको कैसे डिनाई कर देंगे क्या आपने एविडेंस नहीं दिए। उनकी एक कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए और उसके बाद आप आरटीआई लगा करके मालूम भी कर सकते हैं कि उन एविडेंस का आईओ साहब ने किया क्या। अगली चीज दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आईओ सही प्रकार से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है या पक्षपाती हो गया है या गलत तरीके से कानून की अवहेलना कर रहा है, तो ऐसे केस में आप एक लेटर अपने हायर ऑफिशियल्स को लिखेंगे। ये लेटर दोस्तों आपको अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है और इस लेटर को ईमेल के थ्रू सबको भेजना है। देखिए जितने भी आपके एरिया के हायर ऑफिशियल होते हैं, अगर आप गूगल पे जाएंगे उन सबकी ईमेल आईडी वहां पर अवेलेबल होती है। आपको 1 2 3 जितने भी मैक्सिमम हायर ऑफिशियल मिलते हैं वहां पर आपको एक ईमेल लिखना है और उस लेटर को अटैच कर देना है और वहां भेज देना है। और साथ ही साथ अपने एविडेंस भी आपको अटैच कर देने हैं, वो भी वहां पे भेज देने हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, जब कोई चीज हायर ऑफिशियल के पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से पहुंचती है तो वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। आपको खुद फोन करके बुलाया जाएगा कि अब भैया ये क्या बात है, और आपकी प्रॉब्लम को उनको रिजॉल्व करना पड़ेगा। और ईमेल भेजने के साथ साथ आप अगले दिन स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सारे हायर ऑफिशियल को वो सूचना दें, अपना लेटर भी भेजें और जो एविडेंस आपने लगाया वो भी भेजें, और जो परेशानी आपको आईओ साहब के समक्ष आ रही है उसको भी आप वहां पे बताएं। इसके बाद दोस्तों आप आईओ साहब को बोलो कि भाई जिस चीज के एविडेंस नहीं है वो सेक्शन हटा दीजिए और जिस व्यक्ति के खिलाफ एविडेंस नहीं है उसके नाम भी हटा दीजिए। अब आईओ साहब हटाए ना हटाए ये पूरी तरह से उनकी मर्जी है, क्योंकि आईओ के हाथ में जो केस है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन उसके हाथ में है। आप उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप केवल उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। हटाते हैं ठीक है, नहीं हटाते तो आईओ साहब की भी सरकारी नौकरी है, आप उनके खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं कि भाई हमने सारे एविडेंस दिए, इसके बावजूद भी आईओ ने कोई कार्रवाई नहीं की या फिर कानून का दुरुपयोग किया। अब जाहिर सी बात है पुलिस तो आईओ साहब के खिलाफ आपकी कंप्लेंट लेगी नहीं, क्योंकि आईओ साहब भी पुलिस वाले हैं। तो ऐसे केस में आप डायरेक्टली कोर्ट के अंदर जाकर के अपनी बात को रख सकते हैं। एक कंप्लेंट केस दर्ज करा दीजिए आईओ साहब के ऊपर, कम से कम आईओ साहब को भी कोर्ट में आना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी उनकी भी होती है। आप दोस्तों पुलिस हेडक्वार्टर को भी वो सारी चीजें भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई इनके ऊपर ये मुकदमा हमने कायम कराया है जो कि पर्टिकुलर न्यायालय में विचाराधीन है। देखिए दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है उसको पावर दी गई है कि वो उस मुकदमे में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। आम आदमी जो होता है वो घबराता है कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अगेंस्ट जाते हैं तो कहीं वो कुछ और ना कर दे। देखिए एक सीधी सी बात है, हम सभी लोग ना मानव है और मानव की टेंडेंसी होती है कि मानव जब देखता है कि वो खुद फंस रहा है तो वो हर चीज के लिए एग्री हो जाता है, लेकिन जब तक उसकी खुद की उंगली नहीं दबती तब तक उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर दोस्तों आपके ऊपर कोई गलत केस हो रहा है तो आप तो फंस ही रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो कोर्ट को कह ही सकते हैं कि भैया इसमें सही इन्वेस्टिगेशन हो, आईओ साहब ने सही इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, इसमें क्या बुराई है। अगला दोस्तों, आप जैसे आपकी एफआईआर होती है, आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि एफआईआर झूठी है, तो सीधा सीधा आप एफआईआर क्वेश्चन के लिए जाइए और साथ ही आप अरेस्टिंग स्टे भी ले लीजिए, ताकि अगर आप आईओ के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो अनावश्यक रूप से आपको परेशान करने के लिए अरेस्ट ना कर सके या किसी और प्रकार से आपको परेशान ना कर सके। अभी दोस्तों कल मेरे पास एक मामला आया था, उस मामले में क्या था कि हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं लेकिन उसके बाद भी पुलिस डायरेक्शंस को नहीं मान रही है। और दोस्तों आज ही मैंने एक जजमेंट पढ़ा, जिस जजमेंट में जज साहब के ऊपर कार्रवाई हो गई क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना था। तो आप बताइए पुलिस वाले कहां स्टैंड करते, अगर वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हैं, हाई कोर्ट की डायरेक्शंस को नहीं मानते हैं, तो जब जज साहब पे कार्रवाई हो सकती है तो क्या पुलिस वालों पे नहीं हो सकती। और मैं कोशिश करूंगा कल मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना करके दूं कि क्या मामला था। कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट होती है सीजीएम कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उनके खिलाफ कार्रवाई की। दोस्तों कानून व्यवस्था तो सबके लिए, बस ये है कि थोड़ा सा आगे बढ़ना मुश्किल होता है इस फील्ड में, वो मैं समझ सकता हूँ प्रैक्टिकली, लेकिन मरता ना क्या करता वाली बात होती है। जब आप फंसी रहे हैं तो अपने को बचाने के लिए जितना कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अगर कोई सेम समस्या से जूझ रहा होगा तो वो इस प्रकार से अपनी एफआईआर में लूप होल्स ढूंढ सकता है। अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को या हायर ऑफिशियल्स को किस तरह से आपको सूचित करना है वो मैंने आपको बताया। और यदि आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कानून की अवहेलना करता है तो आप उसके खिलाफ भी डायरेक्टली कोर्ट में जाकर के बता सकते हैं कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, इसने ये चीज गलत की है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।